हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग पढ़ लिए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे का चीज। हम लोग स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट से। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है। तो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, बट हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन और 10 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट दो रेट कांस्टेंट के बीच का रेशियो है, बट वो रेट कांस्टेंट में कितना होना चाहिए डिफरेंस टेम्परेचर का, 10 डिग्री सेल्सियस। स्मॉल टी जो होता है वो आपका टाइम होता है, और जो कैपिटल टी है वो आपका टेम्परेचर होता है। इसका मतलब अगर मेरा यहाँ पर स्मॉल के ना 25 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, डेफिनेटली 15। तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 10 का ना। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं 35 कर दूं, यहाँ कितना होना चाहिए, 25। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 20 कर दूं, यहाँ कितना होना चाहिए हमारे पास, 10। तो जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 10 यूनिट्स का, चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, बट होना कितना चाहिए, 10। क्लियर है इतना। इसको उतारो। एक और चीज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट या तो 2 रहेगा या 3 रहेगा। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो या तो 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा। मैं क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत सिंपल है। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो या तो आपका 2 रहेगा या फिर आपका 3 रहेगा। क्लियर। एक और फॉर्मूला निकल के आता है इससे, जो कि होता है K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 5 डेल्टा T अपॉन 10। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये एक और फॉर्मूला निकल के आता है जहां पर K2 अपॉन K1, एक और चीज यहाँ पर डेल्टा T जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और डेल्टा T मतलब क्या, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव। और T2 माइनस T1 पॉजिटिव कब होगा, जब मेरा T2 जो है वो ज्यादा होगा T1 से। और अगर टेम्परेचर सेकंड ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा तो रेट कांस्टेंट भी ज्यादा। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो K2 भी क्या होगा मेरा, K1 से। समझ में आया। तो क्योंकि टेम्परेचर 2 ज्यादा है, इसका K2 क्या होना चाहिए, ज्यादा। इसका K2 कहाँ आ गया, ऊपर। और यहाँ पर फाइ क्या है, यहाँ पर फाइ आपका है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। फाइ क्या है यहाँ पर आपका, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्योंकि जो यूनिट है वो कितना होना चाहिए, 10 10 10। तो यहाँ क्या लिखा हूं मैं, 10। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। क्लियर। अब मैं आपको समझा रहा हूं एक क्वेश्चन के थ्रू कैसे सवाल पूछता है। चलो उतार लो, इसको मिटा रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला है। चलो ठीक। मान लो एग्जाम में पूछ दे आपसे कि कोई रिएक्शन है, वो उसका 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट है एक्स। मान लो कोई रिएक्शन पूछ दे और वो बोल दे उसका 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट कितना है, रेट कांस्टेंट बोल दे एक्स। और वो आपसे पूछते बताओ 60 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा। और वो क्वेश्चन में ये भी बोल दे कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो 2 है। कितना बोल दे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2। क्लियर। अब सुनना, 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट कितना है आपका, एक्स। क्लियर। अब 10 से 10 बढ़ाओ, कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है ना, तो कितना बढ़ जाएगा यहाँ पर, 2। तो क्या हो जाएगा ये, 2x। और इसका और 10 बढ़ाओ 30 डिग्री सेल्सियस पर, कितना बढ़ जाएगा, 2 2 2 जा 4x। फिर 10 बढ़ाओ, कितना आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस पर, कितना बढ़ जाएगा, 2। तो 4 2 जा 8x। 2 प्लस मत कर देना, मल्टीप्लाई करना है। फिर 10 बढ़ाओ, कितना आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा, 8 2 जा 16। फिर बढ़ाओ कितना, 10, कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा अपना 32x। मतलब 60 डिग्री सेल्सियस पर कितना आ गया रेट कांस्टेंट, 32। तो यहां पर क्या आएगा हमारा आंसर, 32x। आसान था, बहुत आसान था। अब अगर मान लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 के जगह वो 3 बोल दे, है ना, अब क्या होगा। अगर वो 2 के जगह क्या बोल दे आपका, 3 बोल दे, है ना, अब क्या होगा चेक करेंगे। ये तो ऐसे ही बढ़ेगा क्योंकि 10 10 में ही बढ़ता है, तो ऊपर का तो चेंज ही नहीं होगा, चेंज होगा ये वाला। अब 3 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो 10 में कितना बोल दिया है वो, x। तो 20 में कितना होगा, 3x। 30 में 3 3 जा 9x। 40 में 9 3 जा 27x। 50 में 27 इंटू 3 81x। समझ में आ रहा है।
50 से 60 कितना होगा, 81 इंटू 3 कितना होगा, 243x। तो इस बार 60 डिग्री पे कितना आ गया रेट कांस्टेंट आपका, आपका कांस्टेंट आ गया 243x। कब, जब टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। समझ में आ गया, जितना दे उतना मल्टीप्लाई करते जाना, या तो 2 होगा या फिर 3 होगा आपका। समझ में आ गया, वेरी गुड। इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है इस टॉपिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमको बताता है रेट कांस्टेंट का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, और वो है आर्हीनियस इक्वेशन। वो क्या है हमारा, आर्हीनियस इक्वेशन। जो है हमारा आर्हीनियस इक्वेशन। क्लियर है इतना? सुनना, आर्हीनियस इक्वेशन 12th तक में सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो 12th तक के बच्चे सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेंगे तो भी हो जाएगा। बट जो नेट सेट वाले हैं वो सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए आर्हीनियस डिराइव कहां से होता है, उस डेरिवेशन के अंदर से भी सवाल पूछता है। क्लियर? तो जो 12th के बाद का तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट, आईआईटी जैम वगैरह का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन भी। तो मैं अगर सिंपल लिख दूं ए और बी, है ना, और मैं बोल दूं ए और बी जो है वो इक्विलिब्रियम में है C प्लस डी के, तो हमको पता है इक्विलिब्रियम में है तो एक फॉरवर्ड होगा और एक क्या होगा, बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड को दे दूं मैं K1 स्मॉल k, हाँ, बैकवर्ड को दे दूं मैं K2। क्लियर? और हमको पता है हर रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है, तो फॉरवर्ड का मैं बोल दूंगा एक्टिवेशन एनर्जी EA1 और बैकवर्ड का बोल दूंगा मैं EA2। इतना क्लियर है? अब मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर देता हूं ना, ये हमारा एनर्जी और ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, है ना। एनर्जी कैसे प्लॉट करूंगा मैं, यहां पर कर दूंगा मैं रिएक्टेंट, और मान लो मैं यहां पर कर दूंगा प्रोडक्ट। क्लियर? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, EA1 ना, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा यहां से यहां तक का क्या होगा, वो EA1। क्लियर? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कितना है एक्टिवेशन एनर्जी, EA2। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके लिए कितना हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, EA2। शायद समझ में आ जा रहा होगा, ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड और यहां से यहां हो गए तो बैकवर्ड। अब देख के बताओ तो फॉरवर्ड ज्यादा जल्दी होगा कि बैकवर्ड स्पीड से होगा? हमको क्लियरली दिख रहा है कि फॉरवर्ड का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बैकवर्ड का। तो क्योंकि बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसका जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होगा। क्लियर है? खैर आगे बढ़ते हैं। तो आर्हीनियस इक्वेशन डिराइव होता है आपका वॉन हॉफ इक्वेशन से, वॉन हॉफ से। आर्हीनियस आपका डिराइव होता है वॉन हॉफ से, ठीक है, वॉन हॉफ इक्वेशन से, वॉन हॉफ इक्वेशन से। अब सुनना क्या होता है वॉन हॉफ इक्वेशन, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा दो IMP, क्योंकि इससे एक टाइप का सवाल बनता है जो मैं आपको कराऊंगा इसी लेक्चर के लास्ट में। उस टाइप का सवाल जो है वो पूछ रहा है आजकल। देखना क्या होता है, जो वॉन हॉफ इक्वेशन है वो सिंपल दिखाएगा d/dt, और ये हो जाएगा ln के इक्विलिब्रियम। ln मतलब नेचुरल लॉग, मतलब लॉग का बेस क्या चल रहा है, e चल रहा है, इज इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन में आएगा अपना RT स्क्वायर। डेल्टा E क्या आ जाएगा अपना RT स्क्वायर। डेल्टा E क्या है हमारा, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? अब देखो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है ना, और हमको पता है कि जो इक्विलिब्रियम है, एक और चीज, रेट कांस्टेंट का K स्मॉल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का K कैपिटल होता है। इसको मत भूलना, रेट कांस्टेंट का K स्मॉल होता है और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का K है वो कैपिटल होता है। हमको पता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, है ना, या फिर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड। हमको ये पता है, तो जहां पर इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है ना, वहां मैं क्या लिखूंगा, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, और फॉरवर्ड क्या है K1, बैकवर्ड क्या है K2। तो इसी को मैं कैसा लिख सकता हूं, d/d2 ln फॉरवर्ड अपॉन में बैकवर्ड। क्लियर? वैसे ही डेल्टा को क्या कर दूंगा मैं, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा RT स्क्वायर। इतना में कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखना, इसी ln K1 अपॉन K2 को मैं
एल एन के वन माइनस एल एन के टू कर सकता हूँ ना, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख के आए हैं। तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी एल एन के वन माइनस एल एन के टू, है ना। अब क्या कर दूंगा इसको मैं, ई ए वन अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस ई ए टू अपॉन में कर दूंगा मैं आर टी स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करूंगा देखना, ब्रैकेट करूंगा ओपन, तो एक बार डी अपॉन डी टी यहां पर आएगा, एक बार डी अपॉन डी टी यहां पर आएगा, तो क्या बनेगा देखो, डी अपॉन डी टी एल एन के वन माइनस डी अपॉन डी टी एल एन के टू इज इक्वल्स टू सेम बनेगा, ई ए वन अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस ई ए टू अपॉन आर टी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब मैं इसको रख के सबको मिटा रहा हूं, एक बार इसको उतार लो, इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको उतार लो, उतार लिए, वेरी गुड। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मत भूलना, ठीक है। वन ऑफ को लास्ट वाली चीज को रखकर मैं सबको मिटा रहा हूं, लास्ट स्टेप रख के सबको मिटा दिया। अब देखना यहां क्या दिख रहा है, डी अपॉन डी टी एल एन के वन माइनस डी अपॉन डी टी एल एन के टू। यहां पे क्या आ गया, ई ए वन अपॉन आर टी स्क्वायर, यहां क्या आ गया, ई ए टू अपॉन आर टी स्क्वायर। अब मैं इसको ये चीज बोल सकता हूं कि ये इज इक्वल्स टू ये होगा और ये इज इक्वल्स टू ये होगा, बोल सकता हूं ना मैं, ये इज इक्वल्स टू ये होगा और ये इज इक्वल्स टू ये होगा। तो क्या बोल सकता हूं मैं इसको, सिंपल, डी अपॉन डी टी एल एन के वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, ई ए वन अपॉन आर टी स्क्वायर। वैसे ही डी अपॉन डी टी एल एन के टू क्या हो जाएगा अपना, ई ए टू अपॉन में क्या आएगा अपना आर टी स्क्वायर। होगा नहीं होगा, तो यहां पे के वन है तो यहां पर क्या आ गया, के वन, यहां पर के टू है तो यहां पर क्या आ गया, के टू। अब अगर यहां पर के थ्री होता यहां क्या आता, के थ्री। यहां अगर के फोर तो यहां पर क्या आता, ई ए फोर। यहां अगर के एन होता तो यहां क्या होता, ई ए एन। तो अगर मैं यहां से सिंपल नंबर को ही हटा दूं तो क्या होगा देखो, अगर मैं नंबर को ही हटा दूं तो डी अपॉन डी टी एल एन के इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। के वन था तो वन आया, टू था तो टू आया, थ्री होता तो थ्री आता, फोर होने से फोर आता, नंबर नहीं है तो यहां भी नंबर नहीं है। कोई डाउट, क्लियर ना इतना। अब मैं इस dt को उस तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, देखना क्या होगा, इस dt को वहां ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या आएगा हमारा, डी एल एन के इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर और यहां पर क्या आ गया, डी टी। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन, क्या करूंगा इसका इंटीग्रेशन। तो यहां में लगा दिया इंटीग्रेशन, यहां में लगा दिया इंटीग्रेशन। अब एक चीज याद रखना, अगर इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दिया है, अगर इंटीग्रेशन में आपका लिमिट नहीं दिया है तो हम लोग को एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। हम लोग पढ़ के भी आते हैं क्लास 10th 11th 12th में, अगर इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दिया है तो हमको कांस्टेंट लेना पड़ता है। क्लियर। तो यहां पर डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, सिंपल एल एन के। अब यहां क्या बचेगा, ई ए जो है वो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, आर भी क्या है आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। सिंपल क्या बचेगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, है ना। अब जब मैं इसका करूंगा इंटीग्रेशन, उसके पहले एक कांस्टेंट लेता हूं मैं कांस्टेंट क्या लूंगा, एल एन ए। यहां पर एल एन ए क्या आ गया मेरा, कांस्टेंट पर लिख दे रहा हूं, यहां पर एल एन ए अपना क्या है, कांस्टेंट। एल एन ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। इसको नीचे वाले को मिटा रहा हूं मैं। आई होप आप लोग को इसका इंटीग्रेशन आता हो। कैसे हो जाएगा, t माइनस टू होगा और यहां पर dt होगा, फिर क्या होगा, t माइनस टू प्लस वन और यहां पर क्या होगा, माइनस टू प्लस वन। तो क्या हो जाएगा अपना t माइनस वन और यहां क्या होगा, माइनस वन। मतलब माइनस कहां जाएगा, सामने, और ये t को नीचे लिख दूं तो क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन टी बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन में करके दिखा दिया हूं, क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन टी। तो मैं इसको मिटा रहा हूं नीचे वाले को। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या बचेगा देखो, तो बचेगा मेरे पास एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर और यहां क्या बचेगा, वन अपॉन टी, और साथ में यहां पे क्या आ गया अपना एल एन ए। कोई डाउट। अब एल एन ए प्लस में है,
इस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, ln k माइनस ln a, प्लस में था, यहां पे क्या आ गया, माइनस में आ गया। अब क्या बचा, यहां क्या बचा, माइनस ई ए अपॉन आर और टी, यही बचा ना, माइनस ई ए अपॉन आर टी बचा। क्लियर। ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b। तो यहां सिंपल क्या हो जाएगा आपका, ln k अपॉन a इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। और मैं आपको कल बताया था लेक्चर में कि ln मतलब क्या होता है, log का बेस e, है ना। तो मैं इसी ln को क्या लिख सकता हूं, log का बेस e। और मैं आपको कल के लेक्चर में ही ये भी बताया था कि अगर बेस e हो और मैं इनको लिखूं, अगर मैं इनको लिखूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, बेस e माइनस ई ए अपॉन आर टी, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब लास्ट स्टेप, ए कहां चल देगा मेरा, ऊपर में। कहां चल देगा ए मेरा, ऊपर में। तो क्या बचेगा, k इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन में आर टी। समझ में आया कि नहीं आया, ए कहां चल देगा, ऊपर में। तो क्या बचेगा, k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और यही क्या होता है, आर्हीनियस इक्वेशन। ये हो गया हमारा आर्हीनियस इक्वेशन पूरा डिराइव। क्लियर। तो मैं इस इक्वेशन को अब ऊपर लिख रहा हूं, इस पूरे को उतार लो। ये था डेरिवेशन ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन, उतार लो। वॉन थॉफ को मत भूलना, वॉन थॉफ से सवाल कराऊंगा मैं, इसको उतार लो। वेरी गुड। तो मेरा घुमा फिरा के लास्ट में आर्हीनियस आ गया। तो आर्हीनियस में क्या फॉर्मूला है आर्हीनियस का, k इज इक्वल्स टू ए पी माइनस ई ए अपॉन में क्या आ गया, आर टी। यहां पे कुछ टर्म से हम फेमिलियर है। किससे फेमिलियर है हम लोग, के, स्मॉल के है। तो स्मॉल के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ई ए मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर यहां पर क्या है, गैस कांस्टेंट। आर क्या है यहां पर, गैस कांस्टेंट। आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट। और अगर एनर्जी के फॉर्म में दिया हो तो आर क्या होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और यहां पर टी क्या है आपका, टी क्या है आपका, टेम्परेचर। सिंपल, यहां पर टी क्या है आपका, टेम्परेचर। ए यहां पर क्या है आपका, ए को बोलते हैं आर्हीनियस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आपका ए क्या है, ए को बोलूंगा मैं या तो आर्हीनियस फैक्टर, ए को बोलूंगा मैं या तो आर्हीनियस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इस चीज को मत भूलना। मैं ए को बोलूंगा या तो आर्हीनियस फैक्टर या फिर क्या बोलूंगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्लियर हुआ इतना, वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से, हमको पता है ई जो है क्या होता है, यूनिटलेस। ई मेरा क्या होता है, यूनिटलेस होता है ना। मतलब ए का यूनिट वही रहेगा जो के का यूनिट हो, क्योंकि ई मेरा क्या हो गया, यूनिटलेस। ये पूरा यूनिटलेस हो गया। तो जो यूनिट ऑफ के है वही क्या रहेगा, यूनिट ऑफ ए। मतलब जो यूनिट ऑफ के है वो क्या होगा मेरा, यूनिट ऑफ ए रहेगा। और मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर का बात कर लूं, मैं अगर बात कर लूं फर्स्ट ऑर्डर का, तो हमको फर्स्ट ऑर्डर में पता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट ऑफ के है, यूनिट ऑफ के है वो क्या होता है, वो सिंपली होता है पर सेकेंड। क्या होता है, पर सेकेंड। और पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर सेकेंड को ही हम लोग बोल सकते हैं हर्ट्ज। क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के क्या है मेरा, हर्ट्ज। मतलब अगर यूनिट ऑफ के हर्ट्ज है तो यूनिट ऑफ ए भी क्या होगा मेरा, हर्ट्ज होगा। और हम लोग हर्ट्ज किसका यूनिट मानते हैं, हर्ट्ज मानते हैं यूनिट फ्रीक्वेंसी का। हर्ट्ज किसका होता है यूनिट, हर्ट्ज होता है यूनिट फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पर जो यूनिट ऑफ ए है वो किसके इक्वल आ रहा है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रहा है। इसी कारण फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग ए को क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोल सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। लेकिन सिर्फ किसके लिए बोलेंगे,
फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में के का यूनिट क्या आता है, पर सेकंड या फिर हर्ट्स, और जो के का यूनिट रहता है वही यूनिट रहता है ए का भी। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो ए है उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्लियर? मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालने बोल दिया तो वो किसका बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का। समझ में आ गया इतना? वेरी गुड। अब छोटा सा डेरिवेशन और है, उसको देखते हैं। इसको उतार लो। चलो ठीक है, मैं पूरे को मिटा रहा हूं, छोटा सा डेरिवेशन और करा रहा हूं मैं आपसे। उस पे 11 12 में सवाल, 11 तो नहीं 12 में सवाल पूछता है आपसे, नीट सीबीएसई बोर्ड इनमें सवाल आता है ना, जो कराऊंगा उससे। फॉर्मूला क्या है आर्हेनियस का, के इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना। अब मैं यहां पर दो कंडीशन ले रहा हूं। पहले ले रहा हूं मैं एट टेम्परेचर T1। अगर टेम्परेचर T1 है तो मेरा K भी क्या होगा, मेरा K होगा K1, है ना। तो क्या होगा देखो, K1 इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर T1। होगा नहीं होगा? होगा। सेकेंड ले रहा हूं मैं एट टेम्परेचर T2, तो K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, K2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर T2 हो जाएगा, है ना। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, K2 इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर T2, है ना। और मेरा इक्वेशन 1 क्या है, K1 इज इक्वल्स टू क्या है, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर T1, है कि नहीं। यहां से मेरा ए और ए क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब अगर मेरे को ई हटाना है, अगर मेरे को ई हटाना है तो यहां क्या लेना पड़ेगा, लॉग बेस ई। तो यहां पे क्या आएगा मेरा, लॉग बेस ई, और ये क्या हो गया मेरा K2 अपॉन में क्या हो गया, K1। अब यहां से ई हट जाएगा। अब उसके पहले एक और चीज ना, ई हटाने के पहले एक और चीज देखो, अगर मैं इस नीचे वाले को ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा देखना, K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ई माइनस ई ए अपॉन में क्या आ रहा है आपका RT2, है ना। अब ये नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। ई ए अपॉन में क्या हो जाएगा आपका RT1। इतना क्लियर है। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, ई ए कॉमन दिख रहा है और आर कॉमन दिख रहा है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, ई माइनस क्या कॉमन दिख रहा है, ई ए अपॉन आर। तो मैं अगर ई ए अपॉन आर को कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, क्या बचेगा 1 अपॉन T1। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बचा, K2 अपॉन K1। यहां से क्या कॉमन निकल गया, ये, और साथ में क्या निकाल दिया, नेगेटिव को भी निकाल दिया। तो क्या बचा, 1 अपॉन नेगेटिव चले गया ना, तो यहां पे क्या बचेगा प्लस, और यहां प्लस था, नेगेटिव निकल गया तो क्या बचा माइनस। क्लियर? अब इसको हटा रहा हूं। अब ई को हटाने के लिए यहां क्या करूंगा मैं लगाऊंगा यहां पर लॉग। क्या लगाऊंगा यहां पर मैं, लॉग। लॉग का बेस क्या रहेगा मेरा, ई। तो देखना क्या लिखूंगा मैं, लॉग का बेस ई, K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास, माइनस ई ए अपॉन आर। यहां क्या बचेगा मेरे पास, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। इतना में कोई डाउट? वेरी गुड। माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस। और हमको पता है कि लॉग का वैल्यू हमको ई में नहीं मालूम, मालूम किस में है, 10 में है। तो इसको कन्वर्ट करूंगा मैं 10 में। कन्वर्ट कैसे होगा, सामने क्या होगा 2.303 लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया ई ए अपॉन आर। अंदर माइनस हो गया तो ये क्या होगा माइनस, और ये क्या होगा प्लस। तो पहले लिखूंगा मैं इसको, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर? अब 2.303 को कहाँ लेके आऊंगा, नीचे लेके आऊंगा। तो क्या बनेगा, सिंपल लॉग बेस 10 K2 अपॉन में K1 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, ये अपॉन में 2.303 R
फिर क्या बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये हो गया हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला। क्लियर? डेरिवेशन था, बहुत आसान डेरिवेशन था, डेरिवेशन मुश्किल नहीं है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी बायोलॉजी वालों, मान लो कोई बायोलॉजी वाला हो या कोई मैथ्स वाला हो जिसको समझ में डेरिवेशन नहीं आता, तो सिंपल फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप। अगर आप सिंपल फॉर्मूला याद करोगे तो भी सवाल बन जाएगा। बस याद रखना, जो टेम्परेचर T2 होगा उस पर रेट कांस्टेंट K2 होगा, जो टेम्परेचर T1 होगा उस पर रेट कांस्टेंट K1 होगा, और R क्या है आपका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इतना क्लियर है? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट सा है, इसको उतार लो, इस पूरे डेरिवेशन को उतार लो। अब एक ग्राफ देखते हैं हम लोग। चलो ग्राफ देखें, मिटा रहा हूं मैं इसको। हाँ, इससे ग्राफ देखेंगे ना हम लोग। चलो पहले हम लोग सिंपल ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ देखता हूं मैं, ग्राफ प्लॉट करता हूं यहां पर। पहला ग्राफ बनाऊंगा मैं के वर्सेस टी का। पहला ग्राफ होगा मेरा के वर्सेस टी का। देखना ध्यान से, क्या करूंगा मैं यहां पर, मैं t इज इक्वल्स टू, एक बार चलो मैं t को इंक्रीज करता हूं। चलो देखो, अगर मैं t को इंक्रीज करूंगा तो ये क्या है, ई ए अपॉन आर टी है कि नहीं है? तो अगर t नीचे वाला टर्म बड़ा होगा तो ओवरऑल टर्म क्या होगा? छोटा। नीचे वाला टर्म अगर बढ़ रहा है तो ओवरऑल टर्म क्या होगा? छोटा होगा। अगर ओवरऑल टर्म छोटा होगा, सुनना, अगर ओवरऑल टर्म छोटा होगा तो ये क्या है? माइनस में है। तो अगर ओवरऑल टर्म छोटा है तो माइनस वाला टर्म क्या होगा? बड़ा, क्योंकि हमको पता है -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -1 बड़ा है। तो अगर माइनस के सामने वाला टर्म छोटा होता है तो वो ओवरऑल क्या होता है? बड़ा। वैसे ही टी को बढ़ाऊंगा तो ये पूरा क्या होगा? कम होगा। अगर ये पूरा कम होगा तो माइनस वाला है तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। अगर माइनस बढ़ रहा है, अगर ये पूरा बढ़ रहा है ना, तो मेरा ई माइनस ई ए अपॉन आर टी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर ये पूरा इंक्रीज हो रहा है तो के भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट क्या होता है? बढ़ता है। हम तो पढ़ रहे हैं ना इसको। टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट क्या होता है? बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियली। कैसे बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियली। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखना। तो आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। यहां पे क्या आएगा आपका? के। यहां पर क्या आएगा आपका? टेम्परेचर। समझ में आ गया? आसान था बहुत, बहुत आसान था। इतना क्लियर हुआ? इसको उतारो, आगे देखते हैं। ये एक ग्राफ हो गया ना आपका, वेरी गुड, उतार लो इसको ना। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग ग्राफ नंबर 2, जो कि हमारा होगा ln के वर्सेस 1/t का। ln के बीच, लॉग बेस ई के बीच, लॉग बेस ई के बीच ग्राफ है, तो यहां पर ln लेना पड़ेगा। तो यहां ln लो, क्या होगा? ln के इज इक्वल्स टू ln ए ई माइनस ई ए अपॉन में क्या आएगा? आर टी आएगा। और हमको पता है, इसको ओपन करो कैसे होगा? ln ए इंटू बी क्या होगा? ln ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ln ए माइनस, है ना, सॉरी चलो प्लस कर लेता हूं मैं। फिर क्या आएगा आपका? ln ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। और ln क्या होता है? लॉग बेस ई। तो लॉग का बेस ऑलरेडी ई है और यहां पर भी ई है, तो ये पूरा टर्म क्या होगा? हट जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास? ln k इज इक्वल टू क्या होगा? ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। होगा नहीं होगा? अब इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, क्या होगा देखना। ln k इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं मैं पहले, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? माइनस ई ए अपॉन आर टी। और ये क्या है? प्लस वाला है, तो ये क्या होगा? प्लस ln a। समझ में आया? अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं ऐसे, है ना। तो जहां पर y है, वहां क्या लिख रहा हूं मैं? ln k। और जहां पर x है वहां क्या लिख रहा हूं? 1/t। क्या लिख रहा हूं मैं? 1/t। तो अगर x के प्लेस में 1/t आ गया तो n के प्लेस में क्या दिख रहा है? माइनस ई ए अपॉन आर। मतलब स्लोप क्या आ रहा है मेरा? निगेटिव। तो ऐसे बनेगा ग्राफ, और मेरा स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ई ए अपॉन में क्या आएगा आपका?
आर और सी के प्लेस में क्या है एल एन ए, तो इंटरसेप्ट मेरा क्या हो जाएगा एल एन ए। समझ में आया? तो ये दो ग्राफ था जो कि हमारे काम का था। इतना क्लियर है? चलो इसको टारो, मिटा रहा हूं मैं इसको। वेरी गुड, चलो मिटा रहा हूं ना। अब एक और चीज पूछता है कि कौन से टेम्परेचर में हमारा के और ए इक्वल हो जाए, है ना? कौन से टेम्परेचर में हमारा के और ए इक्वल हो जाए, कौन से टेम्परेचर में हमारा के और ए इक्वल हो जाए, है ना? अब मान लो मैं टेम्परेचर को ले रहा हूं 0, तो क्या होगा देखो, के इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर। कितना लिया टेम्परेचर 0, तो आर इंटू 0 कितना आएगा, आर इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा मेरा इन्फिनिटी। और कल मैं लेक्चर में कराया था ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है। अगर ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो कितना होता है वो 0, और ई का पावर अगर इन्फिनिटी हो तो कितना होता है इन्फिनिटी, और ई का पावर 0 कितना होता है 1। तो यहां पे क्या आ रहा है ई टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा इंटू 0, और ए इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो क्या यहां पर ये आया नहीं, मतलब टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 पे हमारा ये नहीं आता है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर को ले लू इन्फिनिटी, अगर मैं ले लू टेम्परेचर को इन्फिनिटी, तो देखना क्या होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा K इज इक्वल्स टू ए माइनस ये अपॉन आर इंटू क्या हो गया इन्फिनिटी। और हमको पता है एनीथिंग इंटू इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, तो यहां पे क्या आएगा मेरा इन्फिनिटी। और हमको ये पता होना चाहिए कि एनीथिंग एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा 0, और 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता ना, 0 तो 0 होता है, तो नेगेटिव हट जाएगा। और ई का पावर अगर 0 आ गया, अगर ई का पावर 0 आ गया तो वैल्यू कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1। तो के इज इक्वल्स टू क्या आ गया ए हो गया। क्लियर? मतलब अगर मैं टेम्परेचर को इन्फिनिटी रखूंगा तो के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए, तो यहां से हमारा आ गया। सो कौन से टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट और आर्हीनियस फैक्टर इक्वल हो जाता है, टेम्परेचर अगर इन्फिनिटी हो, अगर टेम्परेचर इन्फिनिटी हो तो रेट कांस्टेंट और आर्हीनियस फैक्टर क्या हो जाएगा आपका इक्वल। समझ में आया? बहुत सिंपल था, इसको उतार लो। अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? चलो मिटा रहा हूं मैं। अब सुनना क्या है ना, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। हाँ, यहां पर जो के है ना उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, के को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर? और जो ए है ना इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। इतना क्लियर हुआ? तो अगर मैं के को वही रहने दूं और ए को नीचे लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा मेरा के अपॉन में क्या होगा ए इज इक्वल्स टू क्या होगा ई माइनस ई ए अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा आर टी, मतलब इफेक्टिव अपॉन टोटल। अब बताओ अगर मेरे पास 10 बिस्किट है ना, मैं उस 10 बिस्किट में से 2 बिस्किट निकाल लूं, मतलब कितना फ्रैक्शन में निकाला मैं, तो 10 में से कितना निकाल दिया 2। तो अगर ऊपर जिसको पूछा जाए और नीचे टोटल रखा जाए तो क्या आता है हमारा फ्रैक्शन आता है। हम लोग इससे ही क्या निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ना। तो यहां पर ऊपर इफेक्टिव नीचे टोटल, तो मेरा फ्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा फ्रैक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना मेरा फ्रैक्शन। तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। समझ में आया फ्रैक्शन क्यों बोले, क्योंकि ऊपर जो है वो इफेक्टिव कोलिजन है और नीचे क्या है टोटल है। तो अगर नीचे टोटल रहता है और ऊपर कुछ और चीज रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर हुआ इतना? वेरी गुड। अब सुनना, एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी जीरो,
एंड एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। इस टर्म को याद कर लो कि एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी जीरो और एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। बता रहा हूं क्यों, देखना। अगर यहां चेक करो, अगर मैं यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, k अपॉन ए इज इक्वल्स टू ई माइनस जीरो अपॉन आर टी। और एनीथिंग एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होगा, जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है, तो जीरो क्या रहेगा, जीरो। और किसी का पावर अगर जीरो है तो वो क्या होता है, वन। तो ये क्या होगा, वन। और अगर ये वन आ गया तो ए को वहां भेज दूं, कहां भेज दूंगा, ए को इस तरफ। मतलब अगर मेरा एक्टिवेशन एनर्जी जीरो था तो के इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए आया कि नहीं आया। और के क्या है मेरा, इफेक्टिव कोल्यूशन। और ए क्या है मेरा, टोटल नंबर ऑफ कोल्यूशन। मतलब अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो ले रहा था तो मेरा इफेक्टिव कोल्यूशन और टोटल नंबर ऑफ कोल्यूशन क्या आ गया, इक्वल आया कि नहीं आया। और इफेक्टिव कोल्यूशन और टोटल नंबर ऑफ कोल्यूशन अगर इक्वल आ गया उसका मतलब सारे कोल्यूशन इफेक्टिव है। मतलब जितने बार भी मॉलिक्यूल टकरा रहा है सारे क्या में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब टेम्परेचर बहुत हाई रहे। सारे कोल्यूशन इफेक्टिव कोल्यूशन सिर्फ तभी हो सकते हैं जब टेम्परेचर क्या रहे, बहुत हाई रहे। और यहां पर तो टेम्परेचर का बात ही नहीं किया गया है। मतलब यहां पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो क्या सारे कोल्यूशन इफेक्टिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो हमारा ये अजम्पशन कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकता है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो के इक्वल ले लूंगा तो सारे कोल्यूशन क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव कोल्यूशन। और जो कि टेम्परेचर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी जीरो। समझ में आया कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो क्यों नहीं हो सकता। वेरी गुड। अब देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, है ना। देखना, अगर मेरा एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू ए ई ई ए अपॉन में क्या हो जाएगा, आर टी। ये कब होगा, जब मेरा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखना, मैं ए को कहां भेज दूंगा, मैं कहां भेज दूंगा, ए को उस तरफ। तो ए इस तरफ गया कि नहीं गया। मतलब ए क्या था, टोटल नंबर ऑफ कोल्यूशन। के क्या था, इफेक्टिव कोल्यूशन। अब आप बताओ, टोटल नंबर ऑफ कोल्यूशन में कुछ का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि टोटल नंबर ऑफ कोल्यूशन में कुछ का मल्टीप्लाई करने के बाद इफेक्टिव कोल्यूशन आए। क्या पॉसिबल है क्या कि टोटल नंबर ऑफ कोल्यूशन में कुछ का मल्टीप्लाई करूं तो इफेक्टिव कोल्यूशन आए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कोल्यूशन में कुछ का मल्टीप्लाई करने पर इफेक्टिव कोल्यूशन आ ही नहीं सकता। क्योंकि टोटल में किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो और बढ़ जाएगा, तो इफेक्टिव कहां से आया, है ना। मतलब हमारा ये अजम्पशन कि एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकता और एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। समझ में आया, वेरी गुड। ये था आपका पूरा अर्हीनियस इक्वेशन जो कि नेट सेट जेई नीट 12 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। उतारो इसको। अब हमको एक सवाल देखना है ना। मैं जो बताया था ना, वॉन ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वॉन ऑफ वाला ही हम लोग एक छोटा सवाल देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। सवाल क्या है, देखो। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन बाय, हम लोग को टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, के इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन आर टी। एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन में क्या दे रखा है, आर टी। ई ए नहीं है, ई ओ है, ई ओ है ना। हम लोग को ये इक्वेशन दिया हुआ है
क्लियर। हमको बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या है। हमको क्या बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्या है। यहाँ पे EO दिया है, निकालना क्या है हमको, EA निकालना है। क्लियर। हमको चार ऑप्शन भी दिया है। पहला ऑप्शन है EO प्लस हाफ RT प्लस हाफ RT। ऑप्शन बी दे रखा है हमको EO, सिर्फ क्या दे रखा है EO। ऑप्शन सी दे रखा है EO प्लस 2RT, EO प्लस 2RT। और हमको ऑप्शन डी क्या दे रखा है 2EO प्लस RT, 2EO प्लस RT। इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा है बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है ऐसा सवाल, सेट में तो पूछते ही रहता है। चलो सॉल्व करते हैं। हमको इक्वेशन दिया है, सबसे पहले यहां पर लॉग ले लो। तो ln k इज इक्वल्स टू ln a t स्क्वायर e माइनस ई नॉट अपॉन आर टी। तो ln a b c क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, हम लोग अभी देख के आए थे। ये हो जाएगा ln a प्लस ln t स्क्वायर प्लस ln e माइनस ए अपॉन आर टी। और हम लोग ये भी देख के आए थे अभी कि ln मतलब log बेस e, तो log का बेस भी e है और ये भी क्या है e है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1, तो ये पूरा हटेगा और सिर्फ क्या बचेगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहां पे क्या बचेगा माइनस ई ए अपॉन में क्या बचेगा आर टी। इतना क्लियर, क्लियर ना। अब क्या करोगे, अब सिंपल यहां पर डी अपॉन डी टी ले लो। क्या ले लोगे यहां पर डी अपॉन डी टी, एल एन के डी अपॉन डी टी एल एन ए प्लस डी अपॉन डी टी एल एन टी स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी टी ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना आया कि नहीं आया, वेरी गुड। अब हम लोग डी अपॉन डी टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वॉन टॉप्स में क्या था डी अपॉन डी टी एल एन, इसका हम लोग डी अपॉन डी टी एल एन के फॉर्म में लाए। क्लियर। अब ए कांस्टेंट है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो। तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा जीरो। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा सिंपली, समझ में आया ना जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये कांस्टेंट था। अब देखना क्या मैं एल एन टी स्क्वायर का 2 को सामने ला सकता हूं, ला सकता हूं बिल्कुल। 2 कांस्टेंट है, तो क्या मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं बिल्कुल। 2 को कहां निकाल दिया मैं बाहर। अब डी अपॉन डी टी एल एन टी क्या होता है 1 अपॉन टी। तो सिंपल क्या होगा डी अपॉन डी टी एल एन के इज इक्वल्स टू, जीरो को छोड़ दो क्या बचेगा 2, डी अपॉन डी टी एल एन टी कितना आएगा 1 अपॉन टी माइनस ई ए को बाहर निकालो आर को बाहर निकालो, क्या बच गया डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर, है ना। तो टी स्क्वायर को मैं ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सॉल्व करो क्या आएगा इसको, ये होगा -2, सॉरी हाँ -2 टी -2 प्लस 1, ऐसे ही होता है ना। तो क्या हो जाएगा -2 टी -1, तो ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन टी। देखो थोड़ा बहुत तो आपको आना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स आना है, फिजिक्स जहां आ गया वहां ऑलरेडी मैथमेटिक्स आएगा ही आएगा ऑब्वियसली। क्लियर। तो कितना आएगा -2 अपॉन टी। तो अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा -2 अपॉन में क्या आएगा टी आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां पे क्या हो जाएगा +2 अपॉन में टी, 2 को कहां लिख दूंगा मैं सामने। इतना में कोई डाउट, वेरी गुड। अब हमको पता होना चाहिए कि वॉन टॉफ में क्या होता है, वॉन टॉफ में क्या होता है लोग देख के आए थे अभी, डी अपॉन डी टी एल एन के इज इक्वल्स टू क्या होता है ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। तो देखो इसका भी लेफ्ट में क्या है डी अपॉन डी टी एल एन के, इसके भी लेफ्ट में क्या है डी अपॉन डी टी एल एन के। तो इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो जो राइट है वो इक्वल हो जाएगा आपका राइट के। एक और चीज यहां पर ई ओ चल रहा है ना, ई ओ चल रहा है यहां पर। क्लियर। अब जो राइट में है उसको इक्वेट कर दूंगा, तो राइट में क्या है मेरा
चेक करो क्या है, ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, है ना। यहां पर क्या है राइट में, 2/t प्लस 2e0 अपॉन आर टी। अब मेरे को क्या निकालना है, ई ए निकालना है, और यहां पर ई के साथ में क्या है, आर टी स्क्वायर। तो आर टी स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं, है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं इस आर टी स्क्वायर को कहां ले जा रहा हूं, ऊपर। तो ये गया मेरा, और यहां पे क्या आ गया, आर टी स्क्वायर। मतलब आर टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक बार यहां पे होगा, आर टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक बार यहां पे होगा। क्लियर, देखो क्या आएगा, क्या आएगा, 2/t इंटू आर टी स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा, प्लस 2e0 अपॉन आर टी इंटू आर टी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब देखना क्या होगा, कहीं कुछ मिस हुआ क्या। चलो देखो क्या होगा, ये टी से टी कट गया, आर टी आ गया, कुछ तो मिस हुआ शायद। ये आर टी था, मिस क्या हुआ, देखो यहां पर आर टी है, और यहां मैं क्या कर दिया हूं, टी स्क्वायर कर दिया हूं, दिख रहा है ना। यहां पर टी लिखा है, यहां पर क्या है, टी स्क्वायर। तो यहां क्या आएगा, टी। जैसे ही वहां टी आएगा तो डी अपॉन डी टी, 1/t क्या हो जाएगा, टी -1, है ना। अब इसका करो कैसे होगा डिफरेंशिएशन, -1 टी -1 तो क्या हो जाएगा, -1 टी -2। तो क्या होगा, -1/t का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, मैं वही मिस कर गया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, -1/t स्क्वायर। तो मैं उल्टा लिख दिया हूं, यहां पे क्या होगा, -1/t स्क्वायर। इतना क्लियर, यहां 2 भी नहीं आएगा, यहां पर 2 भी नहीं आएगा। समझ में आया ना क्या, कहां मिस हुआ था। आप लोग खुद से करोगे तो आ जाएगा। यहां पर मैं टी स्क्वायर करके गलती से कर दिया था, बट क्या आएगा, टी आएगा। तो आप लोग अगर सिंपली डी अपॉन डी टी 1/t का करोगे तो ये आ जाएगा। आप लोग खुद करना, आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करना, मैं उसको वापस नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। क्लियर हुआ इतना। अब सिंपल कट करो, यहां पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहां भी क्या आएगा, स्क्वायर। यहां स्क्वायर है तो यहां भी क्या आएगा, स्क्वायर। क्लियर। तो आर टी स्क्वायर से आर टी स्क्वायर गया, है ना। तो क्या बचा, देखो मेरे पास क्या बच रहा है, यहां लिख रहा हूं मैं, मेरे पास क्या बच रहा है, ई ए इज इक्वल्स टू, क्या बचा, 2RT बचा, 2RT बचा, प्लस क्या बचा, ई नॉट बचा। क्या बचा, ई नॉट। इसी को अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्या आ जाएगा मेरा, ई ए इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस 2RT। और ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा यहां पर मिस हो गया था, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, मैं करेक्ट कर दिया हूं। अगर समझ में नहीं आएगा मेरे को बताना, मैं फिर समझा दूंगा आप लोग को। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा, वैसे बेसिक मैथमेटिक्स है ये तो। क्लियर ना इतना। तो यहां हुआ हमारा ये टॉपिक खत्म। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग को जो इक्वेशन दिया है वो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको मत भूलना। हमको जो इक्वेशन दिया है उसको हमको वांट ऑफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी आंसर आता है। और ये सवाल आने का चांस इस बार भी बहुत ज्यादा है सेट में आपके। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा स्टोरी था आपका एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो आज का पूरा लेक्चर था किस पे, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कंप्लीट कर लिए है, साथ में न्यूमेरिकल भी देख लिए। तो अगर आपको ये लेक्चर इफेक्टिव लगा तो ये अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट आया हो तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। क्लियर है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।